हेलो। टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल रेगुलेशन वो गाइडलाइंस हैं जिनके बेस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अगर इन गाइडलाइंस को बेस मानकर हम बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उनसे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकलती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा रेलिवेंस होती है। साथ में हम कंपेयर कर पाते हैं। यानी अगर सभी बिजनेस एक जैसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वो एकदम फेयर होगा। हम एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर पाएंगे या हम अपने ही बिजनेस का हम प्रीवियस ईयर के जो डाटा है, प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है उसके साथ भी कंपेयर कर पाएंगे। हर कंपनी जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सभी कंपनीज को क्या है, इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल रेगुलेशन को बेस मान के बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना कंपलसरी किया गया है। इसलिए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गैप का नाम दिया गया। गैप मतलब जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? कुछ रूल रेगुलेशन है जिनको बेस मानकर, जिनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या नाम दिया गया है? गैप का। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है मेन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मानव के द्वारा बनाए गए हैं, यानी मैन मेड है। ये किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करके नहीं बनाए गए हैं, यानी ये क्या है, ये एक्सपीरियंस बेस या फिर लॉजिक से बनाए गए हैं। सेकंड दे रखा था फ्लेक्सिबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिजिड इन नेचर नहीं है, यानी स्टेटिक नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इसमें अपन चेंज कर सकते हैं। अगर बिजनेस को लगा कि इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज करना ज़्यादा बेटर है तो उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर क्या है? यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंपनीज, यानी हर कंपनी के लिए एक जैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, चाहे कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो या 1% कंपनी हो। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजनेस से जो रिजल्ट निकलेगा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकलेगी, उनका क्या कर सकते हैं अपन? कंपेयर कर सकते हैं। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? फर्स्ट मैन मेड, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर है, यानी टाइम टू टाइम इसमें चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्या दे रखा था? यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंपनी, सभी कंपनी क्या होती है, इनको इक्वली अप्लाई करती है। फिर क्या दे रखा था? फॉर न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मान लो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरेट कर रहा है, यानी नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रहा है, तो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम एक्सेप्ट कब करेंगे? उसके लिए है तीन कंडीशन जरूरी है। फर्स्ट क्या है? रेलिवेंस होना चाहिए, यानी उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम अडोप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर ले हैं, तो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिजनेस के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी इनरेलीवेंट इंफॉर्मेशन वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडोप्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, जिस न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि ए लिमिटेड ने अगर उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडोप्ट किया तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है, बी लिमिटेड का रिजल्ट कुछ और आ रहा है। थर्ड क्या है? फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का सीधा रिलेशन कॉस्ट के साथ है। अगर किसी नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने से बिजनेस के अंदर कॉस्ट बढ़ रही है तो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी किसी भी नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने से पहले तीन चीजों को देखना है। फर्स्ट, बिजनेस के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे। सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी यानी फ्री फ्रॉम बायसनेस। और थर्ड क्या दे रखा था? फिजिबिलिटी, यानी उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडोप्ट करने से बिजनेस में एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट ना हो जाए। फिर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन, और सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखो, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं ये क्या है? ये लीगली एक्सेप्टेड है। ये क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन है, वो क्या है? वो बनाई गई है जर्नल एग्रीमेंट के बेस पर। ये लीगली टेंडर है इनको, यानी लीगली एक्सेप्टेड है। तो ये क्या है? फ्री फ्रॉम बायसनेस है, यानी इनमें पर्सनल जजमेंट काम नहीं करती। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर्सनल जजमेंट लगाई जाती है क्योंकि ये जर्नल एग्रीमेंट से बने हुए हैं। अब देखो, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर अजम्पशन को देखते हैं।
इन अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ अजम्पशन ऐसी होती हैं जो बिजनेस के लिए फंडामेंटल यानी नींव का काम करती हैं, यानी बेसिक हैं, उनको अडॉप्ट करना हर बिजनेस के लिए कंपलसरी है। लेकिन कुछ अकाउंटिंग अजम्पशन ऐसी कंपलसरी नहीं है, अडॉप्ट तो करना चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। तो देखो, 3 अकाउंटिंग अजम्पशन ऐसी हैं जो हर बिजनेस के लिए कंपलसरी है, फाउंडेशन का काम करती है। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और थर्ड है अक्रूवल कंसेप्ट। अब क्या करते हैं, इनका वन लाइन में अपन डिस्क्राइब करते हैं, देन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन और सेकंड है अदर अकाउंटिंग अजम्पशन। बेसिक में फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, ये सोच के तो बिजनेस नहीं कर रहे कि आज बिजनेस किया है कल बंद हो जाएगा। सेकंड क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या दे रखा था, एक रूपता। एक रूपता यानी बिजनेस में जिस मेथड को आज यूज किया है नेक्स्ट ईयर भी उसी मेथड को यूज करें ताकि हम कंपेयर कर सकें। थर्ड दे रखा था अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करना कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। मैचिंग कंसेप्ट, सॉरी, अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में फर्स्ट दे रखा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस और ओनर क्या है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। बिजनेस अलग एंटिटी है और ओनर अलग एंटिटी है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन मॉनिटरी टर्म में मेजर करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, मान लो किसी भी एसेट्स का परचेज किया गया तो उस एसेट्स को उसकी कॉस्ट वैल्यू पर शो किया जाएगा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर शो किया जाएगा, मार्केट प्राइस मैटर नहीं रखती है। फिर है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यानी डबल एंट्री कंसेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिर है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू को अपन रिकॉग्नाइज कब मान लेंगे, जैसे ही हम गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर देते हैं हम रेवेन्यू को जनरेट मान लेते हैं। यानी ये मैटर नहीं रखता कि मनी रिसीव हुई या नहीं हुई, जैसे ही हमने अपनी ओनरशिप अगले बंदे को ट्रांसफर की उसी टाइम पर क्या है, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मान लिया जाता है। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितनी इनकम ली है उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को भी उसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कंसीडर किया जाएगा। फिर है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या बोलता है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो अकाउंटिंग कर रहे हैं यानी जो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, यानी हर ट्रांजेक्शन के पीछे उसका एविडेंस होना चाहिए, यानी अगर परचेज किया है तो परचेज इनवॉइस, सेल्स किया है तो सेल्स इनवॉइस। अब कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ये क्या है, ये जनरल एग्रीमेंट, ये क्या है, ये लीगली वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि इनको कानूनी मतलब लीगली टेंडर नहीं मिला है इनको, तो ये क्या है, ये बायसनेस से इफेक्टेड हो सकती है, यानी ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। इसमें फर्स्ट दे रखा था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो यहाँ लिखा हुआ है फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो हर ट्रांजेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस में देखो मैं से मेटेरियलिटी, मैं से मेन बिजनेस की सिर्फ मेन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फुल डिस्क्लोजर बोल रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि क्यों ये अपनी अपनी अजम्पशन के बेस पे तैयार किया है। थर्ड है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोलती है, ये अजम्पशन ये बोलती है कि बिजनेस के इन फ्यूचर होने वाले जो भी लॉस या एक्सपेंसेस हैं उनको कंसीडर करो, इन फ्यूचर होने वाले एक्सपेंसेस या लॉस को अभी कंसीडर कर लो लेकिन इनकम को कंसीडर नहीं करें। तो ये क्या है, वन लाइन में इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डिस्क्राइब किया है। अब अपन इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं।
अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। देखो, फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो ये सोचकर स्टार्ट किया जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ना कि बिजनेस अभी स्टार्ट किया और नेक्स्ट ईयर में क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर अपने को कुछ पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। देखो, एसेट्स होती हैं, एसेट्स को अपन कैटेगराइज करते हैं। कुछ एसेट्स होती है शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, कुछ एसेट्स लॉन्ग टर्म होती हैं। हमने एसेट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंसिडर किया है। किस बेसिस पे किया है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर। कैसे? क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हमने कुछ एसेट्स को लॉन्ग टर्म कंसिडर किया गया, ताकि उनकी वैल्यू को अपन धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहेंगे। यानी क्वेश्चन ये बनेगा कि एसेट्स का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज किया गया था, वो किस कंसेप्ट के बेस पे किया है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर। सेकंड है डेप्रिसिएशन। देखो, एसेट्स की वैल्यू को जिस ईयर परचेज किया गया था उस साल राइट ऑफ नहीं करते टोटल वैल्यू को। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, एसेट्स की टोटल वैल्यू को डेप्रिसिएशन के तौर पर P&L अकाउंट में धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं। हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, 20%, 30%। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट्स की वैल्यू को धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे ये मानकर चल रहे हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और एसेट्स की वैल्यू को धीरे धीरे हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब भी कोई पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसा लगाता है तो ये सोच कर लगाता है कि बिजनेस क्या चलेगा? लंबे समय तक चलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो पेड कर दिए पहले ही पेड कर दिए, वो एक्सपेंसेस जो पहले ही पे कर दिए। फ्यूचर अनसर्टेन है, हालांकि प्रीपेड एक्सपेंसेस से इन फ्यूचर कुछ भी रिसीव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चले हैं कि बिजनेस क्या चलेगा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर बेस्ड है, यानी बिजनेस एक साल के लिए नए करके हम लंबे समय तक चलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेट्स का क्लासिफिकेशन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर करते हैं। एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? वो है गोइंग कंसेप्ट के ऊपर या जम्पशन के ऊपर बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट शेयर्स और डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये अज्यूम करके करते हैं कि बिजनेस क्या चलेगा? लंबे समय तक चलेगा। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का है, वो एक्सपेंसेस जो पहले ही पे कर दिए नेक्स्ट ईयर के थे। क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि बिजनेस इस साल एंड ना होकर लंबे समय तक चलेगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब है बिजनेस के अंदर एकरूपता लानी है, यानी बिजनेस को हम कंपेयर कर सकें। अगर हम स्टॉक के वैल्यूएशन का मेथड यूज कर रहे हैं या फिर डेप्रिसिएशन के लिए किसी भी मेथड को यूज कर रहे हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो उसी मेथड को हम क्या है कंटिन्यूसली यूज करते चलेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज किया, सेकेंड ईयर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया, थर्ड ईयर फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज कर लिया। तो जिस मेथड को आप यूज कर रहे हो कंटिन्यूसली उसी मेथड को यूज करें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिजनेस के अंदर क्या रहेगी? कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। हम बिजनेस के पिछले ईयर के जो डेटा थे, जो रिजल्ट था, उसका इस ईयर के साथ कंपेयर कर पाएंगे। थर्ड है अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते हैं उसको तैयार करने की 3 बेसिस है। फर्स्ट बेसिस है कैश, सेकंड है अक्रूअल बेसिस, थर्ड है मिक्स बेसिस या फिर हाइब्रिड बेसिस, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। देखो, कैश बेसिस क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल इन नेचर की हो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि उस ट्रांजेक्शन से अमाउंट रिसीव हुई या नहीं हुई। और ये अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? ये इक्वली एप्लीकेबल है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर भी और एक्सपेंडिचर के ऊपर भी। मान लो कोई भी इनकम है, मान लो मैंने गुड्स को सेल्स किया, लेकिन 20 मार्च को मैंने क्या किया गया था? मैंने गुड्स को सेल किया गया है 20 मार्च को, अकाउंट क्लोज हो गए 31 मार्च को। तो लेकिन मेरे को अमाउंट रिसीव कब हुई है? नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को मेरे को क्या हुई है? इस गुड्स जो मैंने गुड्स सेल किया गया था इसकी अमाउंट मेरे को नेक्स्ट मंथ रिसीव हुई है 1 अप्रैल को। तो मैं कहाँ कंसीडर करूंगी? 31 मार्च तक इस साल में कंसीडर करूंगी या नेक्स्ट ईयर में? नहीं। अप्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है, ये मैटर नहीं रखता कि कैश रिसीव हुआ या नहीं, जिस ईयर में ट्रांजेक्शन हुई है उसी ईयर के अंदर उसी ट्रांजेक्शन के अमाउंट को कंसीडर करेंगे। तो मैं इसी साल के अंदर क्या करूंगी?
जो मैंने सेल्स किया था उसके अमाउंट को कंसीडर करूंगी, नेक्स्ट ईयर नहीं, क्योंकि अमाउंट नेक्स्ट ईयर रिसीव हुई है। तो अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि पैसा रिसीव हुआ न या नहीं, जिस ईयर की ट्रांजेक्शन है उसी ईयर में कंसीडर करेंगे। तो मैंने बोला था अभी कि भाई आप जो भी स्टॉक के मेथड को यूज नहीं सॉरी ये इक्वली अप्लाई वाला था। थर्ड क्या दे रखा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट तैयार किए जाते हैं, यानी जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, चाहे 1% कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, तीनों ही क्या है, तीनों का बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, यानी बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है। अगर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो उस बिजनेस का ओनरशिप तो है उस ओनर के पास, उस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो रही है, इसलिए उस पर्सन को जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, उसको क्या मानते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्रेडिटर्स मानते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं, ये मानकर एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमने बिजनेस के ओनर से क्या लिया है, लोन लिया है। बिजनेस के ओनर की जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। दूसरा इंटरेस्ट, इस कैपिटल के ऊपर अगर बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है। ऐसे ही ड्रॉइंग्स है, अगर बिजनेस के अंदर से कोई भी गुड्स या फिर कोई भी अमाउंट बिजनेसमैन विड्रॉल करता है, निकालता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्यों बोला गया था, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करके ही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखते हैं। जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड तो हैं बट मॉनेटरी इन नेचर नहीं है, यानी जिनको अपन मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे दो मैनेजर के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, उसकी वजह से एक मैनेजर ने रिजाइन कर दिया, इसकी वजह से एक डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है, बिजनेस को लॉस तो हुआ है लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि वो मॉनेटरी इनकम नहीं है, उसको अपन मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड देखो, जब भी बिजनेस किया जाता है तो लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है। ये नहीं कि बिजनेस आज स्टार्ट किया 2 साल बाद बंद कर देंगे, नहीं, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहता है। तो ये लंबे एट द एंड ऑफ द रिजल्ट बिजनेस पता चलेगा, रिजल्ट तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस ही पता चलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट तो, लेकिन हम क्या है एंड तक वेट नहीं कर सकते। मान लो बिजनेस चला 20 ईयर्स के बाद में अगर हमने अकाउंट से रिजल्ट निकाला तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या चलता है, अकाउंटिंग पीरियड चलता है। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्या होता है, यानी 12 मंथ्स के दौरान बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करके देखा जाता है कि लास्ट ईयर की कंपेयर में इस साल प्रॉफिट कितना ज्यादा या कम हुआ है। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है ना, उन कंपनी को हर 3 महीने के बाद अपने फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता करके स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है। तो जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं उन कंपनी को हर 3 महीने के बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट या फिर बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। किस पर करेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जितने में हमने परचेज की गई थी, हम उस टाइम जिस साल हमने इसको परचेज किया गया था वही कॉस्ट प्राइस हमेशा शो करेंगे, उसकी मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा। तो जब भी किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तो हमेशा उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट, एक क्रेडिट एस्पेक्ट।
यानी कोई भी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी, जिसका एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी एक ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। देखो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब, अगर मान लो मैंने गुड्स को सेल किया, तो जैसे ही मैंने गुड्स की ओनरशिप नेक्स्ट पर्सन को दी, यानी जैसे ही मैंने गुड्स की ओनरशिप बायर को दी, मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि सेल्स हो गई है, चाहे अमाउंट रिसीव हुई या ना हुई। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मैंने किस टाइम किया, जब मैंने सेल्स यानी जब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला है, मैंने गुड्स को सोल्ड किया हुआ है इंस्टॉलमेंट में, यानी मैं पैसा ले रही हूँ इंस्टॉलमेंट में। अगर ऐसा केस है, अगर मैंने गुड्स को इंस्टॉलमेंट में सेल किया है, तो जितनी इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उसी को ही उस ईयर के अंदर कंसीडर किया जाएगा जिस ईयर के हम बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, मैंने पहले बताया था, मान लो मैंने 5 लाख की सेल की थी, मेरे को अमाउंट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, लेकिन मैंने इन गुड्स को ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट पर्सन के पास, यानी ओनरशिप बायर के पास चली गई। तो जैसे ही ओनरशिप बायर के पास गई, मैंने उसी ईयर के अंदर इस सेल को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अज्यूम करो मैंने ये सेल इंस्टॉलमेंट में की है। हर ईयर में क्या इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है, मान लो मंथली वाइज 1 लाख इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है, और मैंने जनवरी में क्या था, मैंने जनवरी में क्या है सेल किया है, तो जैन, फेब और मार्च 3 मंथ, यानी कितने हो जाएंगे 3 लाख। 3 लाख अमाउंट में इसी ईयर कंसीडर करूंगी, और बाकी के जो 2 लाख बगे वो नेक्स्ट ईयर कंसीडर करूंगी। एक है कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि बिल्डिंग का जितना पोर्शन बन गया ना, उसी पोर्शन के रेशियो में है अमाउंट उसी ईयर में कंसीडर करेंगे। और मान लो बिल्डिंग का कुछ पोर्शन बाकी है, तो उससे रिलेटेड जो अमाउंट होती है वो नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करेंगे। एक माइनिंग होती है, यानी जो खानें होती हैं, अज्यूम करो लोहे की खान है, जैसे ही मैं उस खान से लोहे को निकाल लेती हूँ, तो मैं उसके अमाउंट को उसी ईयर में कंसीडर करती हूँ, चाहे मैंने सेल्स किया हो या नहीं किया हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट ये बोलता है, जैसे ही मैंने ओनरशिप ट्रांसफर की, मैं उसी ईयर के अंदर क्या है टोटल सेल्स को रिकॉग्नाइज करूंगी, यानी टोटल अमाउंट को उसी ईयर के अंदर नोट डाउन करूंगी। लेकिन 3 अपवाद है, ध्यान रखना है। एक तो अगर अपन सेल्स कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, दूसरा अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जितना कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया उसी की रेशो में उतनी ही अमाउंट को उस ईयर कंसीडर करेंगे। एक माइनिंग, यानी जो खाने होते हैं उनसे जितना भी गुड्स निकाल लिया, जितने भी आर्टिकल निकाल लिए, आर्टिकल निकालते ही उसी ईयर कंसीडर करूंगी, चाहे वो आर्टिकल मैंने सेल किए हो या ना किए हो। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर यानी 12 मंथ्स के अंदर जितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की है, यानी जितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उनको उसी ईयर कंसीडर करना है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं, एक ईयर के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, उस रेवेन्यू के रिगार्डिंग जितने एक्सपेंसेस हुए थे, उन एक्सपेंसेस को उसी ईयर कंसीडर करेंगे, चाहे उनकी पेमेंट की हो या ना की हो। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हैं जो ड्यू तो हो चुके हैं लेकिन इनकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, लेकिन इन एक्सपेंसेस को इसी ईयर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन एक्सपेंसेस की वजह से इस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हुई है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो गुड्स है जिनका प्रोडक्शन तो इसी ईयर हुआ है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है सेल्स नहीं हुआ, यानी वो स्टॉक अपने पास बच गया है बिजनेस के अंदर, तो उससे कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हुई क्योंकि बिजनेस के अंदर अभी स्टॉक है, सेल्स नहीं की है उसकी। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक में जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर इसका सेल्स होंगे, तो इससे रिलेटेड रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम नेक्स्ट ईयर में ही कंसीडर करेंगे। देखो इस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या दे रखा था, वो स्टॉक है जो एट द ईयर ऑफ द एंड सेल नहीं किया गया था, तो इस स्टॉक को, इस गुड्स को बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए हैं उनको नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे, तो जब ये सेल होगा तभी
इससे रेवेन्यू जनरेट होगी ना, उस रेवेन्यू के रिगार्डिंग ही इस स्टॉक को बनाने में जितने खर्चे हुए थे उनको कंसीडर भी नेक्स्ट ईयर में करेंगे। फिर है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो उन ट्रांजेक्शन के पीछे एविडेंस होना जरूरी है। एविडेंस का मतलब है, अगर मैंने परचेज किया है क्रेडिट के अंदर तो क्रेडिट इनवॉइस होना जरूरी है, परचेज इनवॉइस होना जरूरी है। अगर मैंने कैश में परचेज किया है तो कैश रिसिप्ट होनी कंपलसरी है। यानी कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन के पीछे उसका एविडेंस होना जरूरी है, जिससे क्या होगी, बायसनेस यानी बायसनेस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ट्रांजेक्शन शो ऑन कॉस्ट प्राइस, इसी की वजह से हम ट्रांजेक्शन को कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि हमने देखो कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ा था, कॉस्ट कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते हैं और उस टाइम पर ड्यूरिंग द ईयर जितने भी एसेट्स को परचेज किया गया था उनको हम कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस पर शो करेंगे यानी हमारे पास उस सामान की परचेज करने के पीछे की स्लिप है, इसलिए हम उनको क्या है कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं। अगर मान लो मार्केट प्राइस पे शो करते तो मार्केट प्राइस की हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई सेल्स कोई स्लिप नहीं होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है, हर ट्रांजेक्शन को उनके कॉस्ट प्राइस पर इसी वजह से शो करते हैं क्योंकि जब उसको परचेज किया तब तो हमारे पास एविडेंस था। अगर उसको कॉस्ट प्राइस की बजाय मान लो हम मार्केट प्राइस पर शो करते तो मार्केट प्राइस का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए हम गुड्स एंड जो एसेट्स होती हैं उनको किस प्राइस पर शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। अब ये है अकाउंटिंग अजम्पशन। अब तीन बच गए अपने पास कन्वेंशन। फर्स्ट कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे अमाउंट कम की हो चाहे अमाउंट ज्यादा की हो, हर अमाउंट को डिस्क्लोज करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, शो करेंगे। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी है, एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी मतलब अकर होना कि इन फ्यूचर वो इवेंट अकर होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, फुट नोट के रूप में नीचे नोट्स के रूप में शो करेंगे कि ये इतने अमाउंट की कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये क्या है, फुल डिस्क्लोजर। क्या बोलता है, फुल डिस्क्लोजर, बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना है। सेकेंड है, हम स्टॉक के लिए किस मेथड का यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हम किस मेथड से लगा रहे हैं, इनको भी हमें नोट के रूप में शो करना है। या फिर इन्वेस्टमेंट को भी हम कॉस्ट प्राइस पर ही शो करते हैं, लेकिन हम उसकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है एट प्रेजेंट उसको कहाँ दिखाएंगे, फुट नोट में दिखाएंगे। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो। आप स्टॉक के किस मेथड को यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगा रहे हो, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है उसको भी शो करो। जैसे कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है या कंपनी ने किसी पे केस कर रखा है, हो सकता है कि कंपनी के फेवर में वो केस आ जाए, तो उसका डिस्क्लोजर भी हम कहाँ करेंगे, फुट नोट में करेंगे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस भी शो करेंगे। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। हमसे मेन याद रखना है। देखो बिजनेस की मेन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। मेन ट्रांजेक्शन का मतलब है जो कम अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है, जैसे 10-20 रुपए की ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी बोलता है। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, लेकिन मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ मेन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोलता है, ये कन्वेंशन बोलती है, ये परिपाटी ये बोलती है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है या फिर कोई भी एक्सपेंसेस होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको इसी साल के दौरान कंसिडर करो। जैसे इन फ्यूचर हमें ऐसे बेड डेप्ट होने की पॉसिबिलिटी है कि कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो बेड डेप्ट हो जाएंगे, यानी जिनसे अमाउंट रिसीव नहीं होगी, तो उस अमाउंट को इसी साल में कंसिडर कर लो, इसी साल P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या बोलते हैं कि इन फ्यूचर होने वाले लॉस और एक्सपेंसेस को इसी साल कंसीडर कर लो, लेकिन इन फ्यूचर होने की अगर प्रॉफिट या गेन होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस इन दोनों में से जो भी कम हो उसके ऊपर शो करते हैं। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच इज अवर लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर शो करेंगे। किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो अभी
जो डेटर्स जिनसे पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी है, अभी तक बिल्कुल दिवालिया घोषित नहीं हुई है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन लॉस होने की पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर क्या पता वो पैसे ना दें, तो उससे रिलेटेड अमाउंट का हम पहले ही प्रोविजन बना लेते हैं। ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम अमाउंट शो ना करके उसके सरेंडर वैल्यू को शो किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किस कन्वेंशन के बेस पर? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के बेस पर। एक है अगर कोर्ट केस चल रहा है, अगर कंपनी ने किसी पे केस किया हुआ है, केस बिजनेस के फेवर में भी हो सकता है और केस होता है नेक्स्ट पार्टी के फेवर में भी हो सकता है, लेकिन कंपनी क्या मानकर चलती है? कंपनी एज्यूम करती है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये केस नेक्स्ट पार्टी के फेवर में चला जाए, तो इससे बिजनेस को लॉस हो सकता है, इन फ्यूचर लॉस हो सकता है, तो उसका कंसीडर अभी कर लेती है कंपनी। इसलिए कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म ये बोलती है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस या एक्सपेंसेस को इसी ईयर कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी उन लॉस या एक्सपेंसेस का अभी से प्रोविजन बना लिया जाएगा। तो ये हैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, अकाउंटिंग कन्वेंशन और फर्स्ट दे रखा था अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन। थैंक यू।